आज हम आपको बेंगलुरु में हुए एक ऐसे मर्डर केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दोस्ती से भरोसा उठ जाता है। एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त को पैसों के लिए मरवा दिया। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। आज हम बात करने वाले हैं शरद बेंगलुरु मर्डर केस के बारे में। यह वीडियो भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन जब आप इस केस के बारे में जानेंगे तो आपको भी दोस्ती के नाम पर शक हो जाएगा। यह बात है 2017 की। बेंगलुरु में शरद नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माता पिता और एक बहन थी। उसके पिता एक टैक्स ऑफिसर थे, उसकी माँ हाउसवाइफ और शरद और उसकी बहन पढ़ाई करते थे। शरद पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था। शरद पढ़ाई के साथ साथ बाइक्स का भी बहुत ही ज्यादा शौक रखता था और इसी बाइक के शौक के चक्कर में उसे फंसाया भी गया। एक दिन शरद की माँ के कहने पर शरद के पिता ने उसे रॉयल एनफील्ड की बाइक गिफ्ट कर दी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था। उनके पास वैसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बाइक आने के बाद एक दिन शरद अपनी माँ को कहता है कि वह बाइक की पार्टी देने दोस्तों के पास जा रहा है और वह शाम 6 बजे बाइक लेकर निकल जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ समय में उसके साथ क्या होने वाला है। उसे घर से निकले हुए करीब 1.5 घंटा बीत जाता है, लेकिन वह घर लौट कर नहीं आता। वह अपनी माँ को कहकर गया था कि वह जल्दी ही लौट आएगा, इसीलिए शरद की माँ उसे कॉल करती है ताकि वह उसे घर आने के लिए कह सके या फिर वह बता सके कि वह इस वक्त कहाँ पर है। लेकिन शरद अपनी माँ का कॉल नहीं उठाता। शरद अक्सर अपनी माँ का कॉल पहली बार में ही उठा लिया करता था और अगर वह किसी कारणवश नहीं उठा पाता तो कुछ ही देर में कॉल बैक कर देता था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी माँ उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने पर भी शरद का कॉल बैक नहीं आता तो उसकी माँ को चिंता होने लगती है और इसीलिए शरद को वह बार बार कई कॉल करती है, लेकिन शरद कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद शरद की माँ के पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। वह मैसेज शरद का था। उसमें लिखा हुआ था कि वह लगभग 10:30 बजे तक घर लौट आएगा। लेकिन उसकी माँ को वह मैसेज कुछ अजीब लगता है, क्योंकि शरद जब भी अपनी माँ को मैसेज करता था तब वह अपनी माँ को अम्मे शब्द कहकर संबोधित करता था और जो यह मैसेज आया था उसमें साफ लिखा हुआ था कि वह 10:30 बजे तक घर आ जाएगा। इसीलिए शरद की माँ ने फिर से उसे मैसेज किया कि तुम जल्द से जल्द घर लौट आओ या फिर तुरंत मुझे कॉल बैक करो। लेकिन शरद उस मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता। कुछ ही समय बीता था कि शरद की माँ के पास फिर से एक मैसेज आता है। इस बार शरद ने एक वीडियो भेजा था। जब शरद की माँ वह वीडियो देखती है तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह तुरंत यह वीडियो दिखाने के लिए शरद के पिता के पास जाती है और उनको वह वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में शरद था और वह कह रहा था कि मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया है और यह लोग 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर आपने इन लोगों को 50 लाख रुपए नहीं दिए तो यह लोग मुझे मार देंगे। जब शरद के पिता यह वीडियो देखते हैं तो उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। उन लोगों को शरद की चिंता होने लगती है और इसीलिए वह शरद को कॉल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। जब वह लोग पुलिस के पास जाने की बात कर ही रहे थे कि शरद की तरफ से एक और वीडियो भेजा जाता है। उस वीडियो में शरद कह रहा था कि अगर आप लोग पुलिस के पास जाओगे तो यह लोग मुझे मार देंगे। यह लोग मेरी बहन के बारे में भी जानते हैं और यह लोग उसे भी फॉलो कर रहे हैं। इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो वरना यह लोग मुझे मार देंगे। कुछ समय बाद ही एक और वीडियो आता है जिसमें शरद कहता है कि यह लोग बहुत खतरनाक हैं और यह आतंकवादी की तरह दिख रहे हैं। यह लोग आपको कॉल करके बताएंगे कि पैसा कहाँ पर लाना है। ज्यादा देर मत करो वरना यह लोग मुझे मार देंगे। शरद के पिता एक टैक्स ऑफिसर थे। वह मामले की गंभीरता को समझते हैं और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हैं। वह शरद के किडनैप होने की खबर पुलिस को बता देते हैं। पुलिस तुरंत उनकी कंप्लेंट लिखती है और शरद को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस शरद के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इस वक्त तक शरद जिस फोन से मैसेज भेज रहा था वह फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस एक के बाद एक कई लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। इसके बाद पुलिस इस केस में सीबीआई को भी इन्वॉल्व कर लेती है और एक स्पेशल टीम को भी बुलाया जाता है। जब वह स्पेशल टीम उस वीडियो को ध्यान से देखती है तो उनको एक सबूत मिलता है। एक वीडियो के आखिर में शरद कह रहा था कि यह ठीक है और वह टीम बताती है कि शरद उस वीडियो में कुछ ज्यादा घबराया हुआ नहीं लग रहा था और वह सामने की ओर देख रहा था। काफी समय तक छानबीन करने पर भी पुलिस को शरद के बारे में कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद पुलिस
वाले शरद के माता पिता से यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शरद के किडनैप होने के बाद कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा हो। तो पहले तो शरद के घर वाले बताते हैं कि सभी का बिहेवियर एक जैसा ही है, लेकिन कुछ समय बाद शरद के पिता बताते हैं कि शरद का एक दोस्त है विशाल है, जो कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है। वह शरद के किडनैप होने के बाद हर रोज घर आ रहा है और मुझसे कहता है कि अंकल उन लोगों को पैसा दे दो वरना वह लोग शरद को मार देंगे। इसीलिए पुलिस विशाल से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को फिर से नाकामयाबी ही मिलती है। लेकिन पुलिस को विशाल पर थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है। तब तक शरद के फोन की लोकेशन और कॉल हिस्ट्री आ गई थी। पुलिस देखती है कि जिस वक्त शरद ने वह वीडियो बनाकर भेजा वह अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में था। पुलिस को विशाल पर थोड़ा थोड़ा शक था, इसीलिए पुलिस विशाल की भी कॉल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री निकलवा लेती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जिस वक्त वह वीडियो भेजा गया उसी जगह पर विशाल भी मौजूद था। यह सब देखकर पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि हो ना हो विशाल ने ही कुछ गड़बड़ की है और इसीलिए पुलिस विशाल को एक और बार पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस इस बार विशाल से बहुत ही ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती है और विशाल इस बार टूट जाता है और वह सारी बातों का खुलासा कर देता है, जिसको सुनकर किसी को भी उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि शरद की माँ बेहोश भी हो जाती है। वह अपनी सारी कहानी बता देता है। वह बताता है कि विशाल और शरद बचपन के दोस्त थे। विशाल शरद के परिवार के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था और वह शरद की बहन के साथ ही पढ़ाई करता था। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अक्सर फोन पर बातें भी कर लिया करते थे। विशाल की आर्थिक स्थिति शरद के परिवार से काफी ज्यादा कम थी। विशाल एक आरटीओ ऑफिस में काम करता था। विशाल ने काफी लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। वह लोग उससे पैसे मांगते और उसे काफी ज्यादा परेशान करते थे और विशाल को यह अच्छे से पता था कि शरद के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है और उनके पास काफी पैसा भी है। इसीलिए वह शरद को किडनैप करने का प्लान बनाता है ताकि वह शरद के घर वालों से काफी ज्यादा पैसे ऐंठ सके। उसने इस प्लान में अपने कुछ दोस्तों को भी शामिल कर लिया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि मैं शरद के घर वालों को अच्छे से जानता हूँ, जब वह लोग शरद के किडनैप की बात सुनेंगे तो वह तुरंत पैसे दे देंगे। यह सब सुनकर उसके दोस्त भी तैयार हो जाते हैं और इसके बाद वह शरद को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता है। वह अच्छे से जानता था कि शरद को बाइक्स का काफी ज्यादा शौक है, इसीलिए वह शरद को कहता है कि मेरा एक और दोस्त है जिसने बाहर से एक बाइक इंपोर्ट करवाई है। हम लोग वहाँ चलेंगे, उस बाइक को चलाएंगे और कुछ पार्टी वार्टी करके घर वापस लौट आएंगे। बाइक के नाम पर शरद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। विशाल शरद को कहता है कि तुम यह बात अपने घर वालों को मत बताना वरना वह लोग तुम्हें आने नहीं देंगे। विशाल शरद से कहता है कि तुम घर पर कोई भी बहाना बना देना। विशाल शरद का बचपन का दोस्त था, इसीलिए शरद को उस पर काफी ज्यादा विश्वास था और वह घर पर यह कहकर कि वह बाइक की पार्टी अपने दोस्तों के साथ करेगा घर से निकल जाता है। विशाल ने शरद को एक जगह बता रखी थी कि हम लोग वहाँ पर मिलेंगे। जब शरद उस जगह पर पहुँचता है तो विशाल के दोस्त शरद का वहीं पर इंतजार कर रहे थे। जब वह शरद को देखते हैं तो वह तुरंत शरद पर हमला करके उसे एक गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद वह लोग शरद के हाथ पैर मुंह को अच्छे से बांध देते हैं ताकि वह भागने की और चिल्लाने की कोशिश ना करे। इसके बाद वह लोग शरद को दूसरे शहर में 40 किलोमीटर दूर लेकर चले जाते हैं। वह एक सुनसान जगह थी। विशाल ने शरद से जबरदस्ती वीडियो बनवाया और उसकी माँ को भेज दिया, जिसमें शरद कह रहा था कि इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो। फिर विशाल को यह जानने की इच्छा उठती है कि शरद के घर वाले इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसीलिए वह शरद की बहन को कॉल करता है ताकि वह यह जान सके कि शरद के घर वाले क्या कर रहे हैं। शरद की बहन उससे पहले से ही फोन पर बातें करती थी, इसीलिए वह बताती है कि भाई का किसी ने किडनैप कर लिया है और वह लोग 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो विशाल उससे पूछता है कि तो घर वालों ने क्या सोचा है, वह क्या करने वाले हैं। शरद की बहन उसको बताती है कि घर वाले पुलिस के पास जाने वाले हैं। इसके बाद विशाल काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह शरद की बहन को कहता है कि वह थोड़ी देर में घर आ रहा है और फोन रख देता है और शरद से जबरदस्ती एक और वीडियो बनवाता है जिसमें शरद कहता है कि आप लोग पुलिस के पास मत जाना वरना यह लोग मुझे मार देंगे। इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो। वीडियो बनवाने के बाद फिर से उसकी माँ को यह वीडियो भेज देता है। इसके बाद विशाल शरद को अपने दोस्तों के हवाले करके शरद के घर चला जाता है ताकि वह यह दिखा सके कि वह शरद की किडनैपिंग से बहुत ही ज्यादा परेशान है। शरद के घर वाले भी विशाल पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे, इसीलिए उनको उस पर जरा भी शक
नहीं हुआ। वह शरद के पिता को कई बार कहता है कि अंकल उन लोगों को पैसा दे दो वरना वह लोग शरद को मार देंगे, और अपने आप को ऐसे दिखाता है कि जैसे वह शरद के किडनैपिंग से बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है। लेकिन फिर भी शरद के पिता पुलिस के पास चले जाते हैं और इससे विशाल काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि शरद के घर वाले जब शरद की किडनैपिंग की बात सुनेंगे तो वह तुरंत पैसा दे देंगे। इसके बाद विशाल अपने दोस्तों को कॉल करता है और कहता है कि शरद को तुरंत मार दो वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन वह दोस्त कहते हैं कि हम लोग किसी की हत्या नहीं कर सकते। तो विशाल बताता है कि शरद के घर वाले पुलिस के पास चले गए हैं और अगर हम लोगों को आजाद रहना है तो हम लोगों को शरद को मारना ही होगा। अगर हम लोग उसे छोड़ भी देते हैं तो वह बाहर आकर हमारे बारे में सभी को बता देगा। इसीलिए वह दोस्त उसकी बात मान जाते हैं और शरद को एक रस्सी से गला घोटकर मार दिया जाता है। मारने के बाद वह लोग रातों रात शरद की बॉडी को लेकर नरसिंह मैया लेक पर पहुंच जाते हैं और शरद को एक बड़े से पत्थर के साथ बांधकर उस लेक में डाल देते हैं ताकि शरद की बॉडी पानी के ऊपर ना आए। और फिर वह लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं ताकि किसी को भी उन पर थोड़ा भी शक ना हो। विशाल हर रोज शरद के घर जाता ताकि वह यह जान सके कि जांच कहां तक पहुंची है। वह सभी दोस्त मिलकर हर रात नरसिंह मैया लेक पर जाते ताकि वह यह देख सके कि शरद की बॉडी पानी के ऊपर तो नहीं आ गई है। 5 दिन तक तो उनका प्लान अच्छे से काम करता है, लेकिन 5वें दिन शरद की बॉडी पत्थर से खुलकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। जब वह शरद की बॉडी को देखते हैं तो वह तुरंत उस नरसिंह मैया लेक में कूदकर शरद को फिर से एक बड़े से पत्थर से बांध देते हैं ताकि उसकी बॉडी पानी के ऊपर जरा भी ना दिखे, और वह साथ में एक नमक की बोरी भी डाल देते हैं ताकि शरद की बॉडी जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए। लेकिन उनका प्लान ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। उसके 2 दिन बाद ही फिर से शरद की बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है। यह सब देखकर वह लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे कि कहीं किसी ने शरद की बॉडी को पानी के ऊपर देख लिया तो हम लोग पकड़े जाएंगे, और इसीलिए वह लोग सोचते हैं कि हम लोग शरद की बॉडी को कहीं मिट्टी में दफना देंगे ताकि वह किसी को भी ना दिखे। इसके बाद वह नरसिंह मैया लेक में जाकर शरद की बॉडी को बाहर लाते हैं और उस बॉडी को नरसिंह मैया लेक के पास ही दफना देते हैं। पुलिस जब उस जगह पर पहुंचती है जिस जगह विशाल ने बताया था कि हमने शरद को यहाँ पर जमीन में दफनाया है, पुलिस जब उस जगह पर खुदाई करती है तो शरद का शव मिल जाता है। शरद के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जल्दी से जल्दी शरद का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उन सभी अपराधियों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया जो इस हत्याकांड में शामिल था। इस वक्त वह सभी लोग जेल में बंद हैं और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा अभी उन लोगों को कोई सजा नहीं सुनाई गई है, उनका केस कोर्ट में चल रहा है। आप लोग इस दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंच चुके हो तो आपकी ध्यान शक्ति अभी तक बची हुई है, वरना लोग 30 सेकंड की रील को भी बार बार स्किप कर देते हैं। यह वीडियो देखने के लिए हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।